Good morning, class. Welcome back. It's To The Point Study Channel. How are you all? I hope you all are well. जैसा कि हमारी रिवीजन क्लास चल रही थी, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, जिसके 2 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। नोट्स के थ्रू हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे थे और मैंने इसका इंट्रो आपको दे ही दिया था। 4 मार्क्स का ये चैप्टर आपके है, जिसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस थे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हमने नोट्स कहाँ तक डिस्कस हो चुके थे? मेजर क्रॉप्स हमने डिस्कस कर ली थी, मिलेट्स, पल्सेस, शुगर केन और कॉटन, कॉफ़ी, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, हमारी फाइबर क्रॉप्स चल रही थी। कौन सी क्रॉप्स? फाइबर क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें से कॉटन के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम जूट के बारे में डिस्कस करते हैं। जूट क्या होता है? इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ओके, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है कि किस फाइबर क्रॉप को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। फ्लड प्लेन्स वेयर सोइल्स आर रिजर्व, कहाँ पे उगाई जाती है? ये आपके फ्लड प्लेन्स में, जहाँ पे अक्सर बाढ़ आती है, वहाँ पर इसको उगाया जाता है। टेम्परेचर इसके लिए हाई चाहिए होता है थोड़ा। और अगर हम स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम के अंदर आपकी जूट की फसल होती है। ओके, इसके यूजेस बैग्स में, रोप्स में, मेट्स, यार्न, कार्पेट्स, इन सबको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर, अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, क्या है इसका एग्जांपल? नायलॉन। तो आपको दे सकता है नेम वन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो उसका नाम क्या होगा? नायलॉन। ओके, सिंथेटिक यानी जो आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया गया, जो डायरेक्टली हमें नेचर से नहीं मिला है, वो क्या कहलाएगा? आपका सिंथेटिक फाइबर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन विच 5 ईयर प्लान लैंड रिफॉर्म वाज मेन फोकस, कौन से 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म पे मेनली फोकस किया गया था? ठीक है, अगेन आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सा 5 ईयर प्लान था? वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। किसमें? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। ओके, विच लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग का फ्रेगमेंटेशन किसकी वजह से होता है? लैंड होल्डिंग का फ्रेगमेंटेशन यानी टूट जाना, बट जाना। ओके, उसको क्या कहा जाता है? आपका फ्रेगमेंटेशन। तो इसका कारण क्या है? तो मेनली कारण होता है इसका राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली मेम्बर है, फॉर एग्जांपल आपके किसी के भी फादर हैं। ओके, उन फादर के जो 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों में जो लैंड का डिवीजन हो गया, तो क्या हो गया? लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो गया। क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन हो गया। इसी को कहा जाता है आपके राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी अपना अधिकार। ओके, राइट ऑफ इनहेरिटेंस इसे कहा जाता है। जन्मजात अधिकार या फिर इस टाइप से, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपके हेरिड मतलब इनहेरिटेड है, यानी कि पिता की पैतृक संपत्ति है कोई, उसका बेटों या बेटियों में जो बंटवारा होता है, तो उससे क्या होता है? लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ओके, तो इसे लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंटेशन का कारण माना जाता है। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, अब इंडिया के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स, लैंड में जो सुधार है या उसके लिए कुछ भी किया गया, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था। सबसे पहले आया कब था? ये 1966 से 67 के अंदर आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, उसको एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया था। यानी कि पहले जो एग्रीकल्चर होती थी वो केवल अपने लो लेवल पे, यानी कि एक कम स्तर पे की जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको तो ये था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन यानी हरा और रेवोल्यूशन यानी सुधार। तो ग्रीन इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ओके, सेकंड पॉइंट, वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड है आपके डेयरी फार्मिंग यानी कि मिल्क से। इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या है इसका दूसरा नाम? ऑपरेशन फ्लड। कब आया था? 1970 में। कब आया था? 1970 में। ये आपके मिल्क से रिलेटेड था, यानी कि मिल्क के लिए जो रिवॉल्यूशन किया गया, जो सुधार किए गए आपके डेयरी फार्मिंग में, वो सब किसके अंदर? वो आपके वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इससे कोई बड़ा क्वेश्चन आपके अराइज नहीं होगा इस चैप्टर से। केसीसी क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। वही सेम मतलब समझ में आ ही रहा होगा। किसान के लिए जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं गवर्नमेंट ने, उसे क्या कहा जाता है? आपका केसीसी कहा जाता है। ऐसे ही पेस, PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, यानी अगर कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है किसी फार्मर का, तो उसकी जो इंश्योरेंस स्कीम है, उसके लिए आपके ये स्कीम लाई गई थी। ओके, सो ये लैंड रिफॉर्म्स के कुछ पॉइंट्स थे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स इस चैप्टर के। हु वाज द स्पिरिचुअल हायर ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी के जो स्पिरिचुअल हायर किसे कहा जाता है? उसका नाम है आपके विनोब भवे। विनोब भवे जी को आपका स्पिरिचुअल हायर कहा जाता है महात्मा गांधी का। ओके, ऐसे ही यहाँ पे सेकंड पॉइंट है आपका ICAR। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस आपका राइज
हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसर्च की जाती है उसको, उसकी जो काउंसिल है वो है आपकी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, ये क्यों आई थी? बिकॉज इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए आपकी ये काउंसिल बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट, जैसा कि हिस्ट्री में भी आपने नेशनलिज्म चैप्टर में ये पढ़ा हुआ होगा कि चंपारण मूवमेंट आया था 1917 में। कहाँ पर हुआ था? बिहार के। रीज़न क्या था इसका होने का? कि फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो को क्या करो, ग्रो करो। उनकी खुद की जो फसल थी उनकी जगह किसको ग्रो करने के लिए कहा जा रहा था? आपके इंडिगो की फसल को, नील की फसल को ग्रो करने के लिए कहा जा रहा था। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। तो इसके विरोध में जो मूवमेंट चलाया उसका नाम क्या रखा गया? चंपारण मूवमेंट। चंपारण ही क्यों रखा गया? बिकॉज चंपारण बिहार के अंदर है, तो इसलिए चंपारण मूवमेंट उसका नाम रखा गया और वहीं पर यह मूवमेंट चालू हुआ था। ओके, वर्ल्ड फूड डे आपका कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। भूदान और ग्रामदान। देखो, भूदान और ग्रामदान। देखो, भूदान, भूदान यानी भूमि का दान। जब हम किसी भूमि का दान करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? भूदान। और ग्रामदान, ग्राम यानी होता है गांव, गांव का दान करते हैं तो उसके लिए टर्म आई ग्राम दान। अब देखो, ये किसने इनिशिएट किया था? ये चालू किया था विनोब भवे ने। और विनोब भवे कौन थे? महात्मा गांधी जी के स्पिरिचुअल हायर थे। ओके, स्प्रेड गांधी जी कॉन्सेप्ट। इन्होंने गांधी जी के कॉन्सेप्ट को क्या करा? फैलाया। कौन सा कॉन्सेप्ट को? ग्राम स्वराज्य। कौन से कॉन्सेप्ट को? ग्राम स्वराज्य के कॉन्सेप्ट को गांधी जी के किसने फैलाया, स्प्रेड किया? विनोब भवे ने। आल्सो कॉल्ड ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। इसको क्या कहा गया है? ब्लड लेस रिवॉल्यूशन कहा गया है। किसको? आपके भूदान ग्रामदान को ब्लड लेस रिवॉल्यूशन कहा गया है। ओके, रामचंद्र, जो रामचंद्र जी थे, अब इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, रामचंद्र ने 80 एकड़ लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 80 लैंड लेस विलेजेस में, यानी कि जो 80 जिनके पास, ऐसे गांव वाले जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको भूदान किया रामचंद्र ने, इसलिए यहाँ पे इसका नाम पड़ा भूदान। ऐसे ही जमींदार ने गांवों को दान कर दिया तो उसका नाम पड़ गया ग्रामदान। ओके, तो इस टाइप से ये भूदान और ग्रामदान से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपसे पूछ सकता है कि किसने इनिशिएट किया, या फिर 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि थोड़ा सा डिस्क्राइब करें भूदान ग्रामदान क्या था। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो इसलिए 3 पॉइंट्स आपके लिए मोर देन इनफ है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखो, ग्लोबलाइजेशन 1990 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया तो इंडियन फार्मर्स को नए चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि MNCs इसमें हमारे इस फील्ड के अंदर उतर गई थी। डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, राइस के इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर होते हुए कॉटन, रबर, टी, कॉफी, स्पाइसेस, इन सब के हम क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स थे। ओके, फिर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इतने एबल नहीं थे कि हम कॉम्पीट कर सके डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स के साथ। ओके, किनके साथ? डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो कंपनीज थे उनके साथ हम कॉम्पीट नहीं कर पाए, जबकि हमारे बहुत अच्छा प्रोडक्शन उस वक्त होता था फिर भी, बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दूस कंट्री। क्यों? बिकॉज वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता था वो हाईली सब्सिडाइज था। सब्सिडाइज यानी उनको सब्सिडीज बहुत मिलती थी, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट जो थी वो बहुत कम होती थी और वो लेस अमाउंट पे सेल कर सकते थे। इस वजह से वो मार्केट को ग्रैब कर लिया और हमारा मार्केट क्या हो गया? लो हो गया। इसलिए हमारे यहाँ के फार्मर्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और डिफीट हो गए। ओके, सो ये कुछ इम्पैक्ट था आपके ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे। ठीक है, पूछ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि इम्पैक्ट बताइए ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? एक नई हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स बना देना। ठीक है, सीड्स की एक अलग ही टाइप की वेराइटी बना देना, जैसे कि कुछ ऐसी फसल उगाने के लिए हमें सीड्स चाहिए होती है जो कि ड्राई एरियाज़ में भी उग जाएँ। ओके, बिना ज़्यादा पानी की वेस्टेज से वो फसल हमारी हो जाए, तो उस टाइप की सीड्स बना देना। तो इनको इन्वेंट किया जाता है, तो ये जो टेक्नोलॉजी कहलाएगी, ये जो इंजीनियरिंग कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। वैसे आपने साइंस में चैप्टर पढ़ा होगा जेनेटिक्स। ओके, तो वैसे ही जैसे कि ह्यूमंस में जेनेटिक्स का रोल होता है, वैसे ही आपके इनका भी जेनेटिक्स में, मतलब प्लांट्स में भी जेनेटिक्स का रोल होता है। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा मेंडल ने सबसे पहले पीज, मटर के जो थे, मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, जेनेटिक्स का। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आप समझ चुके होंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग, यानी जिसके अंदर ना तो कोई केमिकल का यूज़ हो, ना कोई फर्टिलाइजर, ना कोई पेस्टिसाइड का यूज़ हो। ओके, बिल्कुल नेचुरली तरीके से जो फार्मिंग की जाए उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की कहा जाता है। अब इसका क्या बेनिफिट है कि ये एक तो हमारे इफेक्ट नहीं करेगा, एनवायरनमेंट को कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे नहीं डालता, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें की जाती है, प्योर फार्मिंग इसे कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास।
ओके, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मोस्टली ये चैप्टर अब फिनिश होने ही वाला है। इन सब पॉइंट्स को आपको 2 से 3-4 बार रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले जाके। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे ये वीडियोस बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे, क्योंकि जब आपके सामने पेपर आएगा ना, तब आप देखेंगे कि क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस इन PDF में से ही आपको मिलेगी। ठीक है, 90% क्वेश्चन आपको इस PDF में से ही मिलेंगे। और फिर अगर आप ये पढ़ के नहीं गए होंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा कि कुछ समय निकाल के 10-20 मिनट की वीडियोस खींच के होते हैं, उनको भी मैं पढ़ जाता तो आज मेरे नंबर थोड़े बढ़ जाते। इसलिए प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, इनको रिवाइज करके ज़रूर जाना। ओके, एग्जाम से पहले इन्हें रिवाइज कर लेना। सो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन सी यू, बाय बाय।